नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। और आज हम बातचीत करेंगे पार्ट 2 की, जो हमने पिछली बार एक किताब आपके साथ डिस्कस की थी, जिसका नाम था कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। इसके लेखक थे फिलिप फिशर। हमने पिछले शो में डिटेल में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक 15 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे कि हाउ टू बाई ए स्टॉक, डोंट्स, डूज, मोर डोंट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। उस शो में आपने विस्तार से इसको देखा था। इस शो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा कि अगर आपको दोबारा से रेफरेंस के लिए देखना है तो आप दोबारा देखें, लेकिन वो लंबा होगा आपके लिए काफी। लेकिन मोटे तौर पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, उसका एक 15 सूत्री फॉर्मूला था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब यहां से आगे क्या और चीजें हमको समझनी चाहिए मार्केट में इन्वेस्टिंग के समय, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो रजा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रजा जी का बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली बार हम लोगों ने रजा बड़े विस्तार से डिस्कस किया था और बहुत ही मजेदार डिस्कशन था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो इतना इंटरेस्टिंग था कि जैसे इस बुक का नाम है कॉमन स्टॉक्स, वो बड़ी ऐसी बातें थी जो मार्केट में जार्गन के तौर पर प्रचलित हैं। लोग सुनते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन ये बात बहुत कम लोग मालूम है कि ये 1954 में बात कही गई थी कि क्राउडेड स्टॉक से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पार्ट 1 हो गया हमारा। पार्ट 2 में आप हम लोगों को क्या बताने वाले हैं? नीरज जी, पार्ट 1 तो बड़ा इंटरेस्टिंग था जैसे आपने बताया, और पार्ट 2 में दर्शकों को जस्ट रिमाइंड करने के लिए किताब हम फिर से दिखा देते हैं अपनी, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट। सेकंड पार्ट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें उन्होंने प्रोसेस बताया था, लेकिन साथ में उन्होंने रिकमेंड किया था फिलिप फिशर साहब ने कि भाई ग्रोथ स्टॉक पे फोकस करिए, डिविडेंड और दूसरे स्टॉक्स पे नहीं। इसमें उन्होंने बताया कि भाई आप जो ग्रोथ स्टॉक है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, what are the key criteria for growth investing and growth stock को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या क्या what are the nuggets, what are the important points, what are the principles to follow, वो उन्होंने इस पॉइंट में इसमें डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि फिलिप फिशर साहब का ये कहना है कि जैसे भाई हजारों स्टॉक होते हैं, इनफैक्ट इनके ये लोग तो आपस में जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े, वो डिस्कस करते रहते हैं आपस में। उन्होंने बताया इनके एक दोस्त थे, इन्वेस्टर थे, उनका रेशियो ये था कि वो 250 कंपनियां रिसर्च करते थे एवरेज, तो एक कंपनी में पैसे लगाते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। उनका वो रेशियो था। तो उनका ये बोलना था कि भाई आपको करने की जरूरत नहीं है, वो गलत इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर आप वो स्कटल बैट जो मेथड जो आपने बताया हुआ था ना, कल हमने डिस्कस किया था कि भाई कस्टमर से बात करिए, सप्लायर से बात करिए, वेंडर से बात करिए, एम्प्लॉय से बात करिए, एक्स एम्प्लॉय से बात करिए, कंपटीशन से बात करिए, वो मेथड अगर वो फॉलो करते तो वो 250:1 का रेशियो नहीं होता। वो रेशियो कुड हैव बीन 10:1, 25:1, 30:1 कि 25-30 कंपनी आपने एनालाइज की, उसके बाद एक में किया। तो इसमें उनका बोलना है कि भाई दिस इज हाउ यू प्लान टू गो फॉर आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ स्टॉक। और दो तीन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग, बिफोर आई कम टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रोथ स्टॉक में दो तीन पॉइंट अच्छे इसमें इंटरेस्टिंग बताता हूँ। नीरज जी, बहुत ही डीप बात इन्होंने बोली है। उन्होंने बोला कि भाई एक होता है कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। उन्होंने बोला कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग। डिफरेंस क्या है? पहली बार में समझ में नहीं आएगा। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट तो आपने एक कंजर्वेटिव कंपनी, पुरानी कंपनी लगा दिया, डिविडेंड वाली स्टॉक में पैसे लगा के छोड़ दिया, आराम से सो रहे हो, कोई परेशानी नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। दैट इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रेटजी फॉर पीपल दोज हु वांट टू फॉलो दैट स्ट्रेटजी। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप एक डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। दैट इज कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग डजंट मीन कि आप रिस्क नहीं ले रहे, इसमें ले रहे हैं, बट यू आर टेकिंग अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क आफ्टर डूइंग कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द ग्रोथ स्टॉक। देखिए बार बार ये ग्रोथ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करने बोल रहे हैं, तो उसके लिए बोल रही है कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग प्रोसेस फॉलो करिए आप। यू डोंट हैव टू बी ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। करेक्ट। नाउ इस कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के तीन चार की प्रिंसिपल। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस कंपनी जो कि ग्रोथ कंपनी है और जो इस कैटेगरी में आएगी जिसमें आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, द प्राइमरी क्राइटेरिया इज कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बी वेरी लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा कम होगा तो नीरज जी क्या होगा? मार्केट शेयर, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू,
everything will be in sync. Even if there is a major shock in the market, अभी ईरान वाला वॉर हुआ, डिप्रेशन हुआ, कुछ भी हुआ, सप्लाई चेन क्रैक हो गया, कहीं कुछ हुआ, जिसकी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दैट कंपनी विल बी लीस्ट इंपैक्टेड. दूसरे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अजम्पशन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू भी इनकी स्टेबल रहेगी. तो इनका इंपैक्ट नहीं होगा. सो दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड इज इनका बोलना कि भैया स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. देखिए पिछली बार हमने बात की थी, उसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी. यहां बोल रहे हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज कि ये जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले से कंज्यूमर ट्रेंड आइडेंटिफाई करके रखेगी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है. घोड़े वाली बग्गी वर्सेस कार. घोड़े की बग्गी वाली जो कंपनी रही होगी, उसने ध्यान दिया या नहीं दिया पता नहीं, लेकिन उसको ये देख लेना कि कार आ रही है, मुझे तो शिफ्ट करना है. आई हैव टू पिवट. इफ आई डोंट पिवट, देन आई विल बी लैग बिहाइंड. सो गुड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है नीरज जी, वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करती है, पब्लिक ट्रेंड देखती है, पब्लिक का टेस्ट देखती है, एंड देन दे मेक द शिफ्ट. करेक्ट भाई आपका नीरज जी, वो 29 इंच का टीवी हमारा सोनी का होता था ना, CRT बोलते थे उसे, कैथोड रे ट्यूब, आई थिंक CRT. उसके बाद LCD, देन LED, अभी आपकी जात में 4K HD, QLED. जिसने अपॉर्चुनिटी ट्रेंड, जिस कंपनी ने अपॉर्चुनिटी और ट्रेंड को कैप्चर किया, जिसकी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के कान जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं, जो ये देखते हैं कि यार ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, एंड दे मेक द फर्स्ट मूव. दैट मीन्स अगेन कमिंग बैक टू प्रीवियस एपिसोड वाले पॉइंट कि R&D में कौन पैसे खर्च कर रहा है, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट नीरज जी. भैया आउटस्टैंडिंग R&D टेक्निकल एफर्ट, वो आपकी टीम बिल्कुल सिंक में होनी चाहिए. मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स की फीडबैक एंड द R&D फंक्शन. तभी तो आप R&D कर पाएंगे. आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट की मार्केट हो रही है, कौन सी मार्केट प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है मार्केट में. लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्किल्स. बोले अकाउंटिंग सॉलिड होनी चाहिए कंपनी की, क्योंकि वहां से आपको अर्ली सिग्नल मिलते हैं. ड्यू बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, अर्ली वार्निंग सिग्नल आ रहे हैं, कंज्यूमर पैसे पे नहीं कर रहा है, आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इन्वेंट्री, इंटरेस्ट रेट. सो देयरफॉर योर फाइनेंशियल, जो कल हम जो बात कर रहे थे ना कि CFO इज द न्यू CEO, देखिए ये बात वहां पे फिर से रिपीट हो रही है. करेक्ट, क्योंकि रिसीवेबल्स का अगर आपको साइकिल दिख रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, कि लंबा जा रहा है, रिसीवेबल्स आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कस्टमर पे नहीं कर रहा और वो कुछ और चाह रहा है. जी बिल्कुल, तो नजर रखनी पड़ेगी. यस. इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने पहले फोकस किया हुआ था, पहले वाले पार्ट में भी इसका मेंशन था, डिटेल में यहाँ पे मेंशन है भाई. पीपल फैक्टर इज द सेकंड डायमेंशन. पहला डायमेंशन तो हमने ये बता दिया, कॉस्ट वाला जितना था, मार्केटिंग, R&D, फाइनेंशियल स्किल्स. सेकंड डायमेंशन इज पीपल फैक्टर. एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जब तक कंपनी में नहीं है, इट कैन नॉट बी अ ग्रोथ कंपनी, बट ओनली अ ग्रोथ कंपनी विल हैव दैट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. क्योंकि वहां पे आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है कि भाई आप रिस्क लीजिए, R&D में इन्वेस्ट करिए, डिसीजन लीजिए, एंड बी क्विक. मैं आपका नीरज जी, रितेश जी का पॉडकास्ट देख रहा था. स्मॉल और मिड कैप वाली कंपनियां ही ग्रो क्यों कर रही, वही इंडेक्स क्यों बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. राइट, सिंपल. दिस बुक इज कंफर्मिंग दैट पॉइंट कि अ ग्रोथ स्टॉक व्हाई इट इज बेटर, क्योंकि दे आर परफॉर्मिंग. उनको डर है, उनको थ्रेट है. आप उन लोगों में से, उस कंपनीज में से अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कुछ कंपनियां, सो दे विल डू वेरी वेल. सो नाउ कमिंग बैक टू द पीपल डायमेंशन, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में होनी चाहिए, मोटिवेटेड वर्कफोर्स होना चाहिए आपका. इंटरनल हायरिंग जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ था, वो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो लोगों को मोटिवेट करके रखता है कि भाई मेरा भी नंबर आएगा. मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर भी आएगा. दैट कीप्स यू मोटिवेटेड. पॉलिसीज आपकी सॉलिड पॉलिसीज होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ वन पर्सन लीडिंग एवरीथिंग. जो हम बात कर रहे थे कल की, जो सक्सेशन प्लानिंग होती है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हुए नीरज जी इस पीपल फैक्टर में, फिशर साहब ने, कि कंपनियों को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये 56 की बात कर रहे हैं. सोचिए कि द वर्ल्ड वी आर ऑपरेटिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट. ये 56 में बोल रहे हैं, अभी नहीं. AI का जमाना ही नहीं था उस समय. तो तब उन्होंने बोला कि
people and the companies need to be extremely agile, extremely nimble. जैसे डाउ जोन्स का डाउ केमिकल्स का एग्जांपल दिया उन्होंने। बोले कि जब डाउ केमिकल यूएस की एक लार्जेस्ट कंपनी बन गई थी, उसने उसी दौरान पोस्ट डिप्रेशन के बाद में यूरोप में, कनाडा में, हर जगह बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम चालू कर दिया था अहेड ऑफ टाइम, कि जो कंपनी है जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही उसके हिसाब से ऑपरेट करेगी, वहां की कल्चर, वहां की फिलोसफी, वहां की स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑपरेट करेगी। उसको यूएस में परमिशन लेने नहीं जाना हर चीज के लिए। एंड दैट इज व्हाई यू सी कि डाउ केमिकल्स सालों सालों, डिकेड्स ओवर डिकेड्स वाज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। राइट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा पॉइंट है कि दे हैव टू इंश्योर कि एम्प्लॉयज आर फीलिंग सेफ, सिक्योर, मोटिवेटेड। उनको लगना चाहिए कि अच्छी जगह हम काम कर रहे हैं। जी, जब तक मोटिवेशन नहीं रहेगा, आदमी क्या होगा, 2 साल काम करेगा, 3 साल काम करेगा। आज की डेट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय 70-80% क्या होता है, 3 साल काम किया, कट लिया आपने, बोले अपना काम हो गया भाई, दूसरी कंपनी में जाते हैं। इनफैक्ट नीरज जी, इसमें तो एक मैं इनपुट देना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गई। अगर आप अपने इंटरनल लोगों को प्रमोट करते हो, उनको आगे बढ़ाते हो, और साथ के साथ आप बाहर के लोगों को भी अचानक से कर देते हो, यानी अनसर्टेनिटी आप रखो कि कभी भी किसी का नंबर आ सकता है, तो वो कंपनी फिर लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रो करती है। और इसका एक बहुत ही अनरिलेटेड एग्जांपल देता हूँ, अपने यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी जो कभी भी किसी का नंबर लग सकता है, कोई सीएम बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी टेंशन में रहता है, कभी आप सीएम भी बन सकते हैं। तो आप सोचो कोई भजन लाल शर्मा सीएम बन जाएंगे, सोचा भी नहीं होगा। तो आदमी लगता है यार ये पार्टी सही है, यहाँ तो काम करते रहो, कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी का काउंटर है एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से। मैंने अपना हमने एक सीरीज शुरू की थी, मेरी मनगढ़ंत कहानियां। हाँ जी। उसमें मैं ऐसे ही ऊट पुटांग बातें करता था। तो उसमें एक एपिसोड मैंने इस बात पे बनाया था कि शुरुआती 8-10 सालों में जॉब हॉपिंग करनी चाहिए, खूब जबरदस्त करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उससे एक तो आपके फील्ड में आपका बड़ा नेटवर्क बनता है। अगर आप एक ही कंपनी में 20 साल तक काम कर रहे हैं तो आपको बाहर के लोग जानते ही नहीं है ना। बिल्कुल। आपने एक ही कंपनी में 20 साल काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ग्रोथ भी ली, लेकिन अगर आपने जॉब हॉपिंग की तो आपको 10 कंपनियों के लोगों ने काम करते हुए देखा है। बिल्कुल, नेटवर्क बन गया है। बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे कंपनी को सोचना चाहिए कि उसकी इस सोच को हम किल कर दें। हाँ हाँ, है ना? यस बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नीरज जी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी का एग्जांपल दिया है कि वहां पे एम्प्लॉय पॉलिसीज, मोटिवेशन इतना हाई था कि वहां पे एक बार प्रॉब्लम आई थी कि भाई सेल्स नीचे जा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ रही है। मैनेजमेंट ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, ओपनली एम्प्लॉय से बोला, बात की कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और ऑथर लिखते हैं, फिशर साहब लिखते हैं कि अनहर्ड ऑफ एक्शन हुआ था। लोगों ने अपना चाय कॉफी का जो ब्रेक था, दिन में 2 या 3 बार लेते थे, वो बोले कि नहीं लेंगे ब्रेक, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपने को मार्केट वापस लीड लेना है। बोले कि ये अनहर्ड थिंग थी उस समय, एट दैट पॉइंट इन टाइम यूएस में, कि लोग अपनी चाय कॉफी ब्रेक को खत्म कर दे। एम्प्लॉयज ने वॉलंटियर किया, एंड देन द कंपनी वेंट बैक टू द टॉप। मोरल एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें दूसरा पॉइंट ये है नीरज जी कि मैनेजमेंट शुड आल्सो बी विलिंग टू डू ऑल दीज थिंग्स, कंट्रीब्यूट। यानी उनका ये नहीं होना चाहिए कि मेरा फोकस इज ओनली प्रॉफिटेबिलिटी। नो, प्रॉफिटेबिलिटी विल कम अगर आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, अगर आप काम अच्छे से करें। वेंडर और पार्टनर वाली जो कल बात हो रही थी कि भाई लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप उस चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जो मैंने आपको बैटरी वाला एग्जांपल भी दिया हुआ था कि एक नई कंपनी और एक पुरानी कंपनी, नई कंपनी कैसे मार्केट शेयर गेन कर रही है। क्योंकि आज की डेट में तो आप क्वार्टर से क्वार्टर तक ना, वो जो QSQT जो बोलते हैं हम, क़यामत से क़यामत तक, जो आमिर खान वाली मूवी आई थी, कि आज की डेट में मैनेजमेंट फोकस ऑन क्वार्टर से क्वार्टर तक। यस, यू हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। तो इसमें नीरज जी मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि ग्रोथ कंपनी में लगाइए, बट फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। सो एक मैच देखिए, ग्रोथ कंपनी हो सकता है कि QSQT पे फोकस करे, लेकिन ऑथर का बोलना है कि ग्रोथ कंपनी पे आप इन्वेस्ट करिए, बट देखिए कि उसका होराइजन लंबा है कि नहीं है। दैट विल गिव यू ट्रेमेंडस रिजल्ट्स एंड रिटर्न्स। इसके बाद में इसमें नीरज जी एक और उन्होंने एंगल बताया कि द थर्ड डायमेंशन जो है, थर्ड डायमेंशन बोल कि अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी रहनी चाहिए उस कंपनी की। ये हम पूरी बात कर रहे हैं कि ग्रोथ कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करें।
और उसकी अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अबव एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है तो इसको फंडिंग के लिए हर बार फंडिंग के लिए जाना नहीं पड़ेगा, फंडिंग इनके पास रहेगी। जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा एक चैलेंज ये भी होता है कि कंपनी ग्रो करते जाए, मार्केट लीडर बन जाए तो ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। इन्होंने बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी आती है उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, उसमें वो स्टेटस को आएगा ही नहीं, क्योंकि दे वुड वांट टू मेंटेन दैट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई, company will invest time, effort and energy to keep and sustain the profitability, high profitability. और अगर वो high profitability को sustain कर रहा है, that means it's a good growth company which you should invest. बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने एग्जांपल दिया नीरज जी इसमें, जैसे कि बोले कि जो IBM GE ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई, लेकिन जो कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उन्होंने ट्राई किया इनको डिस्प्लेस करें, लेकिन नहीं कर पाई। बड़ी कंपनी भी दूसरी बड़ी को डिस्प्लेस नहीं कर पाई अगर आपकी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट, मार्केटिंग और ये सब एंगल आपके, ये मैनेजमेंट, मोटिवेटेड एम्प्लॉय, ये पूरे के पूरे हैं। साथ में आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है। जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, आपका प्रॉफिट हाई हुआ, या नहीं, देखिए सब इंटर रिलेटेड है नीरज जी। फोकस ऑन ग्रोथ, R&D एक्सपेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आए तो वापस आप फिर उसमें लगाएंगे, एक ये एक सर्कल बन जाता है। विल नॉट कॉल इट अ विशियस साइकिल, लेकिन एक बढ़िया साइकिल बन जाती है ये। एंड देन द कंपनी कीप्स ऑन ग्रोइंग। इसको आजकल हम लोग कहते हैं कैपिटल एलोकेशन, कि आप अपना जो कंपनी का पैसा कमाते हैं उसको रीडिप्लॉय कहाँ करते हैं। यस। तो कैपिटल एलोकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। आजकल बहुत सारी कंपनियां बहुत ही गलत कैपिटल एलोकेशन करती हैं, कि जो बिल्कुल लॉस बिल्कुल बिल्कुल। धंधा है यस, उसी में लगाए जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। कैपिटल एलोकेशन लोग देखते हैं यार पैसा आप रीडिप्लॉय कहाँ कर रहे हो, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल का, कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। नीरज जी जैसे हम R&D पे लोग अपनी देखिए कि, पर्सनल लाइफ में पैसे हाँ जी, आपने कमाए, आपने क्या किया उसका, आपने यस, म्यूचुअल फंड बिल्कुल खरीदा, शेयर खरीदा, या पार्टी करके उड़ा दिया, साल में एक बिल्कुल, बार घूमने या उड़ा दिया, यस या आपने कैपिटल एलोकेशन दिखा रहे हैं कि आप करते क्या है उस पैसे का। यस यस दैट्स यस इंपॉर्टेंट। यस यस। नीरज जी एक फोर्थ डायमेंशन, जो थर्ड पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, फोर्थ डायमेंशन जो था पी रेशियो के बारे में बोला उन्होंने, हर समय डिबेट होता है ना। इसमें इन्होंने बहुत ही शानदार पर्सपेक्टिव दिया है। इन्होंने बोला कि भाई पी का मूवमेंट देखिए, आपको तो कंपनी के परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट करना है, ग्रोथ देखनी है, मैनेजमेंट देखना, वो सब करना है। बोले पी का मूवमेंट जो होता है मोस्टली तब होता है जब फाइनेंशियल कम्युनिटी उस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लेती है। पी कब उसका लो है, जब फाइनेंशियल कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है, किसी की नजर ही नहीं पड़ी है। जैसे नजर पड़ी वो बिल्कुल रॉकेट बन जाएगा। सो वो बोले कि एक चीज आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर आपके स्टॉक पे पड़ी हुई है कि नहीं हुई है। और आज की डेट में, उस समय तो बड़ा डिफिकल्ट होता था, आज की डेट में तो बहुत ईजी है। यू कैन वेरी इजीली मॉनिटर हु आर द इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, DI का कितना हुआ, FI का कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर पड़ी है कि नहीं पड़ी उस स्टॉक पे, बिकॉज दैट चेंजेस द एंटायर इक्वेशन। अच्छी कंपनी है लेकिन फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर नहीं पड़ी है, बड़ा लो पी पे चला रहेगा, मरा हुआ रहेगा। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्कटल बग जो मेथड है उसको यूज करके उस कंपनी को आइडेंटिफाई करके उस पे बैठिए। अगर वो भागा नहीं है तो भी बैठिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, आप ग्रोथ को चेस करने के लिए, प्रॉफिट एंड रिटर्न को चेस करने के लिए शिफ्ट करते रहते हैं। आप भी जैसे नौकरी शिफ्ट करते हैं वैसे लोग स्टॉक शिफ्ट करते हैं, यार इसमें तो पैसे नहीं बन रहे, 6 महीने से मूवमेंट ही नहीं हुआ, चलो बेच दो। दैट इज द जनरल ट्रेंड। और ये मैं देख रहा हूँ कि कोविड के बाद तो इंक्रीजिंगली ये मैं देख रहा हूँ कि जनरल ट्रेंड हो गया ये। करेक्ट। इसमें उन्होंने एग्जांपल दिया है नीरज जी, जो केमिकल कंपनीज होती थी US की, डिप्रेशन के टाइम पे वो उनका जनरली क्या होता कि पी बड़ा हाई था, क्योंकि स्टेबल ग्रोथ, बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी सब चल रहा। 1960 के बाद में क्या हुआ, उनके नए नए प्रोडक्ट आने चालू हो गए, नायलॉन, DDT, सिंथेटिक रबर, क्विक ड्राइंग पेंट्स, ये सब। तो जितनी केमिकल कंपनी थी इनके बहुत फायदा हुआ इनको। इनकी पी जो थी हाई से रिड्यूस हो गई, क्योंकि इनका ग्रोथ बिल्कुल टेक ऑफ करने लगा। नाउ ये 50-60 की बात है। नीरज जी 70s में जाकर के फाइनेंशियल कम्युनिटी को आइडेंटिफाई हुआ कि यार ये तो बहुत शानदार ग्रुप है, कंपनीज हैं, इनमें करना चाहिए।
और 1973 में जो फाइनेंशियल कम्युनिटी था उसने आइडेंटिफाई किया केमिकल कंपनीज को, उसके बाद तो पकड़ में नहीं आए वो। सो ऑथर का ये बोलना है कि देयर आर टाइम्स व्हेन गुड कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, ग्रोथ कंपनीज आर अवेलेबल एट रिलेटिवली लोअर प्राइसिंग। आपको वो आइडेंटिफाई करना है। एंड आइडेंटिफाई कब तक करना है? जब तक फाइनेंशियल कम्युनिटी की नजर ना पड़ी हो, क्योंकि एक बार उनकी नजर पड़ गई तो फिर तो आप पकड़ नहीं सकते उस स्टॉक को। एसी नीलसन का एग्जांपल दिया इन्होंने। एसी नीलसन कंपनी नई नई आई थी, वेरी हाई पी, किसी ने उनको भाव ही नहीं दिया, बोले कि यार बड़ी हाई पी चल रहा है कंपनी का। उनको ये नहीं पता था कि भाई इसमें ना फैक्ट्री जरूरत है, ना इसमें एसेट की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत नहीं, उसका तो ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट है। लोगों ने नहीं खरीदा। लेकिन उसके बाद में जो उसने परफॉर्मेंस दिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, उसका हाई पी रहा, ही केप्ट ऑन बिकमिंग द मल्टीबैगर। सो दीस टाइप ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल। मुझे अच्छे से याद है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्रिसिल करके कंपनी का स्टॉक होता था जो राकेश झुंझुनवाला साहब ने आइडेंटिफाई करके बोला था कि ये कंपनी में लगाओ, और सब ये बोलते थे यार बड़ी महंगी कंपनी, बहुत महंगा स्टॉक है, और कोई खरीदता नहीं था, और उन्होंने उस पर बेट लगाया हुआ था। और वो जो स्टॉक जो दौड़ा, तो उसमें फाइनेंशियल कम्युनिटी का जब इंटरेस्ट आया वो भाग गया बिल्कुल। वैसे ऑथर ने बोला कि जान तो रजा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट में हम लोग कॉमन गलती लोग क्या करते हैं कि पी देखा आपने तो लगा यार बहुत महंगा स्टॉक है, इसमें बहुत लोग चढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये स्टॉक क्राउडेड हो गया है। लेकिन जो इस किताब में कहा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बारीक बात है कि आप उसकी ग्रोथ देखो। अगर वो 30% के CAGR से ग्रो कर रहा है पिछले 10 साल से, तो ऑब्वियसली उसका पी ज्यादा होगा। और अगर आपको पढ़ के लग रहा है कि नहीं ये तो अभी और 10 साल 30% की रफ्तार से ही ग्रो करेगा, तो ये और ज्यादा होगा पी यहां से आगे भी, यस, और परफॉर्मेंस आएगा। बिल्कुल। तो जितना डीप आप जाओगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि आपको यस, एग्जैक्टली कोर क्या देखना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्रिसिल जैसी कंपनी में उनकी कॉस्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। इकोनॉमिक्स बैठे हुए हैं, अपना लैपटॉप पे यस, ज्ञान दे रहे हैं, रिपोर्ट बिल्कुल। बेच रहे हैं, यही तो यस, उनका काम है। अब जैसे एक लेटेस्ट उदाहरण ले लेते हैं, लोगों को मजा आएगा इसमें, एनएससी। हाँ, एनएससी को अब कोई कैपेक्स नहीं करना है, नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल, हो और धंधा चुका बढ़ना है। ही है, और धंधा बढ़ना है। वियर एंड टीयर एंड मेंटेनेंस यही उनको करना है, या एआई भी लगा लिया उन्होंने, अब तो सब कर लिया ना। तो जितनी कमाई हो रही है इसीलिए वो डिविडेंड बांट देते हैं। प्रॉफिट का एवरेज 70% वो डिविडेंड बांटते हैं, और बहुत हाँ, ह्यूज अमाउंट होता है डिविडेंड का। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे स्टॉक में हमेशा वैल्यूएशन आपका हाई होगा, क्योंकि यस, उनका कैपिटल एलोकेशन एकदम सिंपल है, जो आया बांटो सबको। जी, वो बिल्कुल वो बिल्कुल महंगे बिल्कुल। बिकेंगे ही वो। नहीं, इसका एक बड़ा सॉलिड एग्जांपल दिया हुआ नीरज जी, बड़ा 1 मिनट लूंगा, छोटा सा एग्जांपल है कि जब मोटरोला का टीवी का बिजनेस होता था, मोटरोला का हम्म, लॉस मेकिंग बिजनेस था। 12 मार्च को 1974 की बात है, उनका स्टॉक था $48 का, 13 मार्च को $60 का हो गया अचानक। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखिए तो 20-25% बढ़ गया। कैसे बढ़ हम्म, गया? जो लॉस मेकिंग बिजनेस था उन्होंने बेचा मात्सुशिता जापान को, 20% स्टॉक भाग गया। हुआ क्या था? फाइनेंशियल कम्युनिटी जो मोटरोला के स्टॉक को भाव नहीं दे रही थी, उसने हम्म, अचानक रियलाइज किया कि यार ये तो लॉस मेकिंग बिजनेस को इसने बेच दिया, अब तो प्रॉफिट में आ जाए, यानी अब और ज्यादा प्रॉफिट बढ़ जाएगा इसका। हम्म, री रेटिंग कर दी फाइनेंशियल कम्युनिटी में, लेकिन इस सेल के पहले फाइनेंशियल कम्युनिटी भाव नहीं दे रही थी कंपनी को। जब न्यूज आई तो फाइनेंशियल कम्युनिटी के इंटरेस्ट में आया, नजर में आया, और देन दे टुक दी कॉल कि भाई इसमें हमको इन्वेस्ट करना है। सो ये सब चीजें जो है, जो उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है उसकी नजर में आना कैसे जरूरी है, ये पॉइंट है। हम्म, इसमें नीरज जी, कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इनकी मोस्टली पर्सनल फिलॉसफी है जो ऑथर की। हम्म, वो बोलते हैं कि भाई आपका अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट का? कई लोग हम्म, कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव नो प्रॉब्लम आपको, लेकिन इनके हिसाब से यू नीड टू आइडेंटिफाई गुड ग्रोथ कंपनीज, स्मॉल नंबर ऑफ सॉलिड कंपनीज। आपको हम्म, बिल्कुल ये नहीं फैलाना है कि आपने पूरा साम्राज्य फैला रखा है कि 50 शेयर, 100 शेयर। कई लोग हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास में 200 ही स्टॉक थे नीरज जी। हम्म, मैंने बोला भाई ट्रैक कैसे करते हो? तो थोड़े 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 सब में डाल के रखे हुए हैं मैंने। हमारे बोलने पे अभी भी वो हमारे कंफर्ट के 5x पे है, अभी वो 100 स्टॉक्स पे है। हम्म, थोड़ा 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 इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है। हम्म, आइडेंटिफाई करिए अच्छे कंपनीज, अच्छे स्टॉक्स, उससे ज्यादा डालिए, बैठिए। आप ये देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, सेल्स कैसी है, रिस्क क्या है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है,
डे टू डे ऑपरेशन सुपीरियर है कि नहीं है, उनकी कस्टमर की डिमांड क्या है, वेंडर उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये सब पूरी की पूरी चीज देखनी चाहिए, और ये इनकी पर्सनल फिलॉसफी है फिशर साहब की। स्टोरी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब यंग थे तो अपनी नानी के घर गए हुए थे एक बार, तो नानी के पास में एक वो उनका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर था, वो आया हुआ था, उनको बता रहा था भाई ये कंपनी आपकी अच्छा कर रही है, इसको रखे रहिए, ये कंपनी अच्छा नहीं कर रही, इनको बेच दीजिए, ये करिए। तो उनका डिस्कशन चल रहा था, ये 1920s की बात हो रही है। तो बोले कि यार जब मैं बैठा वहां पे तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा इस टॉपिक पे, कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मेहनत करो थोड़ी सी, तो पैसे अच्छे बनते हैं। वहां से उनका इंटरेस्ट आया कि हाउ टू गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट बिजनेस। और वहां पे फिर वो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में भी गए थे, वहां पे पढ़ाई वढ़ाई की। अब तो वहां पढ़ाने भी जाते थे बाद में। इनकी जो बुक है नीरज जी, ये जो कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट है, वहां पे सिलेबस में थी, स्टैनफोर्ड में पढ़ाने जाते थे, बुक सिलेबस में थी वहां पे। क्या बात है। हाँ जी हाँ। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई कि नानी के यहाँ जाकर के तो पहला लेसन मिला कि यार इन्वेस्टमेंट इज गुड फील्ड टू बी इन। प्रोफेसर होते थे उनके, प्रोफेसर अहमद करके। तो उस समय नीरज जी क्या होता था, लोग कार में बैठ के कंपनीज के राउंड लगाते थे, मैनेजमेंट से मिलने जाते थे। उस समय जो इन्वेस्टर मीट या जो भी बोल लीजिए, वो जो DII FII वाली मीट जो होती थी वो ऐसे होती थी। तो बोले कि मेरे को कंपनी से मिलने से उतना फायदा नहीं हुआ जितना मुझे अपने प्रोफेसर के साथ में कार में बैठ के जाता था, और जो ज्ञान मिलता था मुझे, 1 घंटे की ड्राइव, 1 घंटे की ड्राइव वापस जाना, 1 घंटे में आना और उनके साथ बैठना, उनसे जो ज्ञान मिला, बोला वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। क्योंकि वहां से पूरे नगेट जो होता है ना, कि सार होता है, जो एक वाइस वो आदमी मिल का जो सार होता है, जीवन का जो सार होता है पूरा, वो उसमें मिलता था। अच्छा, मिलता क्यों था इनको? कार इनकी थी, प्रोफेसर के पास कार नहीं था, तो ये प्रोफेसर को अपनी कार में लेके जाते थे। वाह। हाँ। तो बोले कि वहां पे कोई हम डिस्कस ही नहीं करते थे, यानी फाइनेंशियल रिपोर्ट ये वो नहीं, हम वहां पे जनरल फिलोसफी डिस्कस करते थे प्रोफेसर साहब के एक्सपीरियंस की बेस पे। राइट। दिस इज हाउ उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो ज्ञान को यूज किया, अपना बिजनेस चालू किया, और फिर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इनकी आई। वेरी ट्रू। और जैसे नए और पुराने बिजनेसेस में हम लोगों ने, मतलब बहुत सब लोग जानते हैं, बहुत किताबें पढ़ी, सुना है कि नोकिया किस तरह से लीडर था तो फिर वो नीचे आ गया। बिल्कुल। उसी के कॉन्ट्ररी देखिए एप्पल की डोमिनेंस आज भी बनी हुई है, क्योंकि वो या समय के साथ तेजी से अपने को बदलते रहते हैं और अपग्रेड करते हैं। यस। वैसे ही नेटफ्लिक्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो ब्लॉकबस्टर सीडी बेचता था। इन्होंने कहा नहीं यार, सीडी बिल्कुल क्यों बेचना, सॉफ्टवेयर पे ले आओ। वो फिर वो किताब याद आती है अपनी केनेथ वाली की, यार गलती आप करते ही रहोगे जबकि आपके आंखों के सामने चीजें बदल रही हैं। भारत का यस। एग्जांपल बेस्ट मैं आपको देता हूँ। जीरोधा नाम की जो कंपनी है, इसका इतिहास बहुत पुराना थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल नई कंपनी है, तो न्यू एज कंपनी है। 50 साल 60 साल से जो ब्रोकिंग के धंधे में लगे हुए हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आई कि इस बिजनेस मॉडल को करें। आज वो देश की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी है। उनको लिस्टिंग की जरूरत नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं की लिस्टिंग में। क्यों करूं लिस्टिंग, मुझे यस। पैसा चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। मैं इतना ह्यूज मनी कमा रहा हूं। तो आप कई बार होता है ना कि आपकी आंखों के सामने आपको दिख ही नहीं रहा कि आपको चेंज करना है, बिल्कुल। और वो बिल्कुल। करके दिखा दिया उस बंदे ने। और एकदम फर्स्ट जनरेशन स्क्रैच से शुरू किया और कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो बदलाव तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, वरना तो बड़ा मुश्किल है फिर। नीरज जी, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ऑथर ने, बुक में लिखा हुआ फूड मशीनरी कंपनी, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। फूड मशीनरी कंपनी बहुत सारे एक्विजिशन किए थे, स्टॉक नीचे चला गया था। तो जब 1929 वाला ग्रेट डिप्रेशन आया था, स्टॉक जो है इसका, वो यानी बहुत बढ़िया कंपनी थी, लेकिन $4-5 पे चला गया। जो हम बात कर रहे थे कि वॉर के टाइम पे खरीदना और बेचना वाला, आईपीओ जब $4-5 पे चला गया था अनलिस्टेड मार्केट में, जब आईपीओ आया इनका तो $21 पे आया। वो 4-5 पे चला गया था, लेकिन उस समय बिकॉज जिन लोगों ने, ऑथर ने बिल्कुल इन्वेस्ट किया था उसमें, उस कंपनी में दबा के, क्योंकि कंपनी बहुत शानदार थी, मल्टी बैगर। क्योंकि उनको वो कंपनी को ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने देखा ये अपॉर्चुनिटी है कि ये तो बहुत नीचे चला गया स्टॉक। $21 के आईपीओ वाला स्टॉक $4 या $5 पे चला गया था डिप्रेशन के टाइम पे, बट कंपनी सॉलिड है। फूड मशीनरी कंपनी, खाने वाली कंपनी, इससे हमारे लिए तो पब्लिक तो खाएगी। आपको ये, आपको वो भी करके रखना है कि यानी आइडेंटिफाई करके रखना है, अपॉर्चुनिटी वेट करना है आपको। जैसे हम बार बार बात करते हैं कि वॉरेन बुफेट साहब 450 या $400 बिलियन कैश लेके बैठे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। हाँ? इंटरव्यू में CNBC उनसे पूछता है कि
कब करेंगे? तो बोले फोन आ जाएगा तब करूंगा। जब फोन आएगा इसका मतलब समझ लाइए कि भैया हालत खराब हो गई है मार्केट की, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम करेंगे। अच्छा नीरज जी, इसमें 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ऑथर ने बोला है अपने इसमें एक बोला कि भैया यू नीड टू बी कॉन्ट्रेरियन बट करेक्ट। कॉन्ट्रेरियन रहिए, बट करेक्ट। based on the Scuttlebug method you need to be contrarian but you have to be correct। तो रिसर्च करेंगे तो ही करेक्ट होंगे, इंफॉर्मेशन होगी तो ही करेक्ट होंगे। उसमें भी गलतियां होंगी, 10 में से एक स्टॉक काम नहीं करेगा वाला चीज है, बट अगर आपने अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करके कॉन्ट्रेरियन लेकर के पेशेंस के साथ बैठे हुए तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली आएगा। बोले पेशेंस और परफॉर्मेंस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको पेशेंट बैठना पड़ेगा फॉर द परफॉर्मेंस के लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे आईबीएम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, डाउ केमिकल, जो हम जितने भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपनियां सब डाउनटर्न के थ्रू जा चुकी हैं, लेकिन बिकॉज दे वर गुड कंपनीज यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दोस कंपनीज, तभी आपके रिटर्न अच्छे आएंगे। राइट। अच्छा, मार्केट टाइमिंग से ज्यादा इंटरेस्ट वो नहीं करना है उन्होंने, वो एक चीज बड़ा स्ट्रिक्टली बोला हुआ मार्केट टाइमिंग, क्योंकि क्या होता कई बार मार्केट टाइमिंग इन आउट, बोले कि अगर 3 बार तुमने इन आउट ठीक कर लिया, इट इज गारंटीड कि 4th टाइम में आपका डिजास्टर हो गई होगा। कई लोगों का ये होता है ना कि यार मैं पहले लो पे खरीदूं और हाई पे एग्जिट करके निकल जाऊं, बोले कि आप ये 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, बार नहीं कर चौथे पाओगे। बार तो पूरा डूब जाएगा। ट्रू। और दूसरा बहुत पॉइंट उन्होंने फिर से वो किया, भैया बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनना। अगर ढंग का स्टॉक मिल रहा है तो प्राइसिंग पे हैगल मत करना उस पे, अगर आप ठीक प्राइस पे ठीक लग रहा है खरीद लीजिए। ये आपने देखा होगा नीरज जी, अभी अभी जो अपॉर्चुनिटी आई थी बीच में जब ईरान वॉर हुआ था, आज से 2-3 महीने पहले, मार्च में अच्छे अच्छे 2 महीने पहले अच्छे कंपनियों के स्टॉक क्या टूटे थे, अच्छे कंपनियों के। करेक्ट। हमारी भी बात होती रहती है, हमने भी देखा कि हमने जो आइडेंटिफाई करके रखे थे वो भी कितने नीचे गए थे, और आज देखिए कहाँ है वो। 2 महीने की बात हुई है बस। करेक्ट। और इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है नीरज जी कि जो ऑथर है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्होंने वॉर में इनको बुलाया भी गया था, और इन्होंने वहां पे वॉर के टाइम पे जब वॉर में काम किया था, मिलिट्री में जब वहां पे गया था, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने काम किया था, इन्होंने देखा था पोटेंशियल ऑफ द डाउ केमिकल्स, उसके केमिकल कैसे कैसे यूज हो रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग जगह पे। सो देयरफॉर ही बिकेम कि भैया, यानी वो कंपनी इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली थी वहां पे भी जब काम कर रहे थे, तो वहां पे कि ये कंपनी इसका बहुत बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छा है। सो देयरफॉर ये फिलॉसफी जो है अच्छी थी कंपनी की, तो उन्होंने वहां से पढ़ के रखा हुआ था, देख के रखा, तो उसी हिसाब से आइडेंटिफाई किया और पिकअप किया था स्टॉक। दूसरा इन्होंने बोला हिस्ट्री वर्सेस अपॉर्चुनिटी, जो हमने अभी बात की थी ईरान वाली। इन्होंने बोला आफ्टर एवरी क्रैश और वॉर इस इकोनॉमी और स्टॉक दोनों रिबाउंड करते हैं, वो 29 हो, 44 हो, 50 हो, 1873 का वॉर हो, हर वॉर के बाद में द इकोनॉमी रिवाइज एंड पीपल मेक मनी। तो वो फिलॉसफी बिल्कुल याद करके रखिएगा कि टाइमिंग जो है, यानी ऐसा नहीं कि इन आउट करिए, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से जब अपॉर्चुनिटी पे अच्छी स्टॉक मिल रहे हैं वो बिल्कुल वो करना चाहिए। एक इनपुट यहाँ पे देता हूँ मैं आपको। ये एक फार्मूला मैंने डिवाइस के जो आपके साथ मैंने कई बार शेयर किया है और पब्लिक को भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्ञान बचा के नहीं रखना चाहिए, सबको बांट के रखो और हर आदमी उसका फायदा उठाए। मैंने अपने 25 साल के इस करियर में देखा, कई बार आपको ये देखा गया कोई स्टॉक विदाउट एनी रीजन या वेरी सिली रीजन के साथ तेज गिरावट में गिरता है स्टॉक या चढ़ता है। अब क्या होता है, ये मूवमेंट को आपको बहुत ऑब्जर्व करिए आप, अचानक से कोई खबर आई, मान लो किसी का इनकम टैक्स रेट हो गई, स्टॉक 30% गिर गया, 20% गिर गया, और आपको लगा ये तो खत्म, बर्बाद हो जाएगी कंपनी। वो एक सिली रीजन है, क्योंकि वो इतना बड़ा इशू नहीं कि फंडामेंटल खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया। उस स्टॉक को आप रडार पे रखिए। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं कि कहीं आईटी रेट हो जाए तो आप लपक के जाके खरीद लो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं होती हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक आइडेंटिफाई किए थे कि अगर वो सिली रीजन से वो स्टॉक गिरा, ऑल इन करो आप उसमें, हफ्ते भर के अंदर आप ब्रेक इवन करके ऊपर आ जाओगे और फिर गेन होगा। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल इसका कॉन्ट्रेरी है कि अगर कोई स्टॉक, कई बार होता है कि अचानक से कोई बड़े, मैं क्वालिटी स्टॉक की बात करूं, खराब वाले नहीं, उसमें अचानक से 20% मूव आ गया, तो आप ये पक्का मान लो कि यहां से भी कम से कम 50% चलेगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं बहुत पुराना।
आपको याद होगा HUL ने एक लंबा वक्त 200-250 रुपए के प्राइस पे गुजारा था, कम से कम 7-8 साल। यस याद है ना? तब मैं नौकरी कर ही रहा था मुंबई में, 5-6 साल की बात होगी शायद, 250, 300, 250, 300 भी नहीं, 235, 250 के बीच में उसने कई साल गुजारे। उसके बाद एक दिन अचानक सुबह खबर आई 8:30 बजे कि कंपनी बायबैक करेगी अपना स्टॉक। 35% एक दिन में चला था वो स्टॉक, लोगों को याद होगा। अब चूंकि तब हम नए नए थे, मैंने देखा वो स्टॉक मुड़ के नहीं देखा उसने फिर वहां से, और आज आप देख लीजिएगा। और एक एग्जांपल, ऐसे 20 एग्जांपल मैंने आइडेंटिफाई किए कि अगर आपको कभी ऐसा मूव मिले, गो ऑल इन, वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। नीरज जी, आपने जो बोला है वो मैं आपको बताने वाला था, नेक्स्ट एग्जांपल था वो। अच्छा, बताइए बताइए बताइए। हाँ 1962 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, बड़ी सॉलिड कंपनी, शानदार कंपनी, बार बार वो उस बुक में इन्होंने रिकमेंड किया, स्टॉक खरीदा, बहुत पैसे बनाए। 1962 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की मैनेजमेंट ने बोला कि भाई सीन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा डाउनटर्न आएगा बिजनेस में। 80% स्टॉक टूट गया। इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक 60-60% टूट गए, क्योंकि मैनेजमेंट की वार्निंग आई। ऑथर ने दबा के खरीदा क्योंकि कंपनी अच्छी थी। जब इस वैल्यूएशन पे सोचिए 80% टूट जाए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमारी आपको कोई ब्लू चाहिए, आपको 60% 70% डिस्काउंट में मिल रहा है, कैसे नहीं खरीदोगे आप। नीरज जी बोले कि 2 से 3 साल बैठने पड़े, फ्यू इयर्स उनको बैठने पड़े, पुराने हाई को ब्रेक कर दिया। तो आप सोचिए जो 80% नीचे जाके अगर पुराने हाई को ब्रेक किया तो कम से कम 100 200% मिले उनको 2 साल 3 साल में। दिस इज एग्जैक्टली द एग्जांपल। अच्छा, एक एग्जांपल उन्हें अपनी फिलॉसफी जो स्ट्रेंथन हुई थी उनकी, उसके हिसाब से बताया था कि भाई एक उन्होंने एक ड्रग कंपनी खरीदी, का स्टॉक खरीदा, अपना ही स्कटलबग मेथड वाला प्रोसेस यूज करके चेक नहीं किया, 20% लॉस हुआ तो भी नहीं बेचा, ध्यान ही नहीं दिया, अल्टीमेटली 50% लॉस पे निकाला उसे, और अपने आप को ब्लेम किया कि यार मैंने अपना ही प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू ड्यू डिलिजेंस। आपकी हार्ड अर्न्ड मनी है, खून पसीने की कमाई है, हमारी भी आपकी। एक टिप आया, एक मैसेज आया, अपने पैसे लगा दिए। करेक्ट। जब मकान खरीदने जाते हो नीरज जी, तो कितने चक्कर लगाते हो, 10 बार ब्रोकर से बात करोगे, 10 बार साइट विजिट करोगे, उसके बाद पूछोगे एरिया अच्छा है कि नहीं है, रेट थोड़ा कम कर दो, ये कर दो, लेकिन स्टॉक का एक टिप आया तो तुरंत पैसे डाल देते हो आप। वो सब नहीं करना चाहिए ना आपको। सो बी इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और इसमें ऑथर का जो फाइनल, मोटा मोटी हम वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, इसमें उन्होंने एक चीज और बोली कि कुछ चीज अच्छी करो, डोंट डू टू मेनी थिंग्स। ये नीरज जी आई थिंक हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन में भी बोल चुके हैं, कई सारी बुक्स में भी रिकमेंडेशन आ चुकी है, भाई बहुत ज्यादा आप रायता मत फैलाइए, डोंट स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन, जस्ट डू फ्यू थिंग्स वेरी वेल। तो उन्होंने स्टॉक के बारे में भी बोला है कि कुछ अच्छे स्टॉक खरीद के अच्छे रेट पे बैठ जाइए जिनका पोटेंशियल है। आज की डेट में भी नीरज जी हम जो बात करते हैं तो वी रियलाइज कि कुछ अच्छे स्टॉक्स अभी भी कितने बिल्कुल थ्रो अवे प्राइसेस पे मिल रहे हैं। एग्जैक्ट, आज भी मिल रहे हैं। आज भी अच्छी कंपनी के जिनकी डिविडेंड यील्ड 5-5, 6-6% है। दे आर नॉट डिविडेंड स्टॉक्स, बट उनके 5-5, 6-6% डिविडेंड है, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट स्टॉक ठुका हुआ है अभी। एक कहावत अपने यहाँ चलती है हिंदी में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब आप 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हो तो कुछ फायदा नहीं होता उसमें, जीरो सम गेम होता है। 25 चले 25 नहीं चले बराबर हो गया। यस। तो कम अच्छी चीज और कम चीज लीजिए। मैं तो कहता हूँ पर्सनल लाइफ में आप 4 बहुत अच्छी शर्ट खरीदिए और उन्हीं को धो रोज पहनिए। 50 आपने सरोजनी मार्केट से ले आए, उससे कुछ मतलब नहीं मतलब, बिल्कुल सही। 4 गुड क्वालिटी की जीन्स, 4 गुड क्वालिटी शर्ट, दैट्स इट। बिल्कुल 2 दर्जन शर्ट खरीदने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज कर रहे हैं आप नंबर ऑफ शर्ट की वजह से। स्टॉक मार्केट में भी यही है, एक पे करो ना यार, आप 10 जगह क्यों कर रहे हैं? ओवर जी। और जो ऑथर ने बोला इन एंड आउट, तो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ये सजेशन आपने मुझे भी दिया था। आपने बोला था कि अच्छी क्वालिटी की स्टॉक मत बेचना, क्योंकि तुम दोबारा उसे खरीद नहीं पाओगे, एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड। आपने जो बोला था मेरे साथ हुआ है, मैंने अच्छी क्वालिटी की स्टॉक्स बेच दिए थे, वो वापस नहीं ले पाया मैं।
हिम्मत नहीं पड़ती, अब इतना महंगा हो गया। यस, मैं तो रोज अपने लाइव शो में भी यही बोलता हूँ कि गुड क्वालिटी के स्टॉक मत बेचना, चाहे मार्केट जिधर भी जाए, उस पे बने रहो, बल्कि ऐड करिए उसको। नीचे हम भी ये नहीं ऐड बोल रहे करिए। कि किसी भी कंपनी पे नहीं, स्कटल बैग मेथड जो है आपका, स्कटल बैग मेथड जो बताया हुआ है ऑथर ने, उसको यूज करिए। वेंडर, एम्प्लॉइज, यूनिवर्सिटीज, सेल्स पीपल, एक्स एम्प्लॉइज। यार ये आप स्कटल बट मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। स्कटल बट एक मोस्ट पावरफुल टूल है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसको। मेरी एक जनरल आदत है, बीइंग जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्टों की उंगली करने की आदत होती है। तो मैं कहीं भी मान लो गया ना, मान लो मुंबई में मैं कहीं गया, तो मैं उधर के रियल एस्टेट की डिस्कशन करने लगता हूँ। किसी ब्रोकर की दुकान में घुस गया अचानक से, नकली ग्राहक बन के, ये फ्लैट हाँ, लेना है इधर, कितने का मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये मेरी आदत में शुमार है। तो वो स्कटल बट चलता रहता मेरा, यस उससे बहुत बेनिफिट होता है। यस, आपको एक पल्स रहती, आइडिया रहता है, ब्रोकर से नॉलेज बातचीत की। इंफॉर्मेशन। इसका मैं उदाहरण और देता हूँ आपको। एक मेरा रायबरेली का ही एक मेरा पड़ोसी का लड़का था, जो एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है इस समय भी। ओके। तो वो मुझे वहां की अंदर की बातें बताता रहता है कि भैया अच्छा। हमारे यहाँ तो ऐसा चल रहा है। अच्छा, जबकि वो बैंकर नहीं है, वो टेक गाय है। नीरज जी, ये वो स्कटल बट तो है, ये दिस इज स्कटल बट। एग्जैक्टली, तो वो मुझे बताता है ये हमने कहा कैसा चल रहा। अरे मजा नहीं आ रहा, ये बहुत ही सड़ियल बैंक है, इसमें काम धंधा हाँ ठीक से होता नहीं है, ये क्लियर नहीं हाँ करते, वो क्लियर नहीं करते। तो हमने हाँ। कहा चेंज कर दो। अरे मैं जहाज चेंज करके आया वो तो इससे भी खराब था। अब उस बैंक के बारे में मेरे दिमाग में एक फ्रेम बन गया, एंड ट्रस्ट यस मी, नाम नहीं ले सकता मैं, उसका जी। परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है मार्केट में। जबकि मैंने एक आदमी से सिर्फ बात की है, और वो मुझे अक्सर बात करते तो फीडबैक देता था, यार हमारा बैंक बहुत ही बकवास है, टाइम पे कोई चीज होती नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया ना नीरज जी, स्कटल बग में आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल गई। यस, दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स डू। मोस्ट पावरफुल टूल। मेहनत लगती है थोड़ी, काम करो इस पे, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। ये और ये अंतर भी ट्राइड एंड बहुत टेस्टेड है, अच्छा देखा हुआ है, हमने खुद टाइम है, एक्सपीरियंस किया हुआ, देखा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं। तो स्कटल बट को यूज करना चाहिए। आप जनरल आदत होनी चाहिए कि आप जी कहीं मार्केट में घूम रहे हैं तो आंख उठा के देखो भाई किस तरह की दुकानें बहुत खुल रही हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। मुंबई में लोअर परेल में सबसे बड़ा मॉल है फिनिक्स, मतलब साउथ मुंबई का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ जी, फिनिक्स मिल थी, वो फिनिक्स मॉल हो गया, हाँ सुना हुआ है नाम जी, हाँ जी। है ना, क्योंकि साउथ मुंबई में इतनी बड़ी पार्किंग किसी मॉल में नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ा मॉल माना है, तो साइज में भी बहुत बड़ा है। जब वो मॉल खुला, मैं यहाँ 2004 में मुंबई आया, मुझे लगा यार ये मॉल खुल गया ना, अब सब दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर बिग बाजार भी आ गया था, ये आ गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि उसके बल में 300-400 दुकानें नहीं खुली कपड़े की, 300-400। और सबके धंधे अच्छे चल रहे होंगे। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि यार मॉल के बगल में 400 दुकानें कपड़े की नहीं खुली है, और सब चल रही धड़ल्ले से। यस। इसका क्या मतलब था कि बिग बाजार बंद हो जाएगा। आ तो अब बंद हो यस गया। यस। पॉइंट ये है कि आप अगर आंख कान खोले रखिए कि जो माल आप बेच रहे हैं, जो जिस तरह बिजनेस है, क्या उसको कंपटीशन मिल रहा है क्या। दूसरा उदाहरण देखिए आप, जो इस समय मैं नाम लेके कह रहा हूं, अगेन डिस्क्लेमर कुछ नहीं है। एक कंपनी जो बहुत चली थी अभी, खूब कपड़े बेचते थे, सस्ते, फास्ट फैशन, जो यस। फास्ट फैशन होता है ना, 6 महीने हाँ जी। फैशन बदलता है, उसका वो लीडर बन गया था। स्टॉक 8-9 हजार पहुंच गया, गिर के 2-2.5 हजार पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपने एक थान खरीदा 250 मीटर का, उसमें से 300 शर्टें बनाई आपने, पूरा शहर एक जैसी शर्ट पहन के घूम रहा है 500 रुपए वाली। अरे यार फैशन इसके लिए थोड़ी मैं कर रहा हूँ कि जिसको देखो वही वही शर्ट पहने वही हुए पहन हैं। के घूम रहा है, हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सरोजनी मार्केट में एसी लगा देने से धंधा नहीं बनता, पहली चीज। तो खैर वो धंधा जैसे बना उनकी मर्जी, आपका स्कटल बट चलता रहना चाहिए यार। उसके यस। शोरूम में घुसते ही आपको लगेगा यार कुछ गड़बड़ है गुरु। जी हाँ। एक ही डिजाइन की, एक ही तरीके की, इतनी सारी चीजें रखी हुई है, सब वही पहने घूम रहे हैं। अच्छा तुमने भी वही पहना है। इसमें तो अपने जो एक नावेद है ना, आरजे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत फेमस है, हाँ जी। उनका उनका एक छोटा सा शॉर्ट भी है। वो लिफ्ट में घुसते हैं, पता लगा चारों लोग एक ही टाइप की शर्ट पहने, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो ये स्कटल बट है कि आप देख के अंदाजा लगा लो
कि ये धंधा हाँ, कैसा चलने वाला। कैसे चल रहा है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो हमने अभी और कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि हम लोग नहीं, नहीं, क्लोजिंग नहीं, की नहीं, तरफ? नीरज जी, बिल्कुल इसमें एक फाइनल पॉइंट जो ऑथर ने बोला है जिसको हाँ, खत्म करते हैं वो पॉइंट ये है कि पैसे ग्रोथ में डालना, डिविडेंड स्टॉक में मत डालना। फाइनल लाइन है उनकी। ये इसमें तो भाई मैंने कल भी कहा था कि अगर खाली डिविडेंड, केवल डिविडेंड के लिए आप स्टॉक ले रहे हो तो एफडी कर लो, उससे ज्यादा सुरक्षित मिलेगा। हाँ, आखिरी में दो प्रश्न हमने कल लास्ट टाइम जाते समय इशू की रेज किए थे कि एक था कि बहुत जल्दी जल्दी डिसरप्शन हो रहा जी है ना, तो एक वो ना कि, और एक दूसरा था कंसंट्रेशन का भी खतरा आप बना सकते हैं। इन दोनों का जवाब इसी किताब में है। जब वो ये कहते हैं कि आप स्कटल बट करिए, देखते रहिए, ग्रोथ स्टॉक पे लगाइए, तो ग्रोथ स्टॉक की पहली शर्त है कि वो इंडस्ट्री, वो प्रोमोटर डिसरप्शन को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, वक्त के साथ वो बदलता है। तो आज के जमाने में इंफॉर्मेशन एज खत्म हो गया है, सबके पास सेम टाइम पे सेम सूचना है। जी पहले हम लोग थे तो 2004, 5, 6 के आसपास कोई खबर सबसे पहले हम लोगों के पास आती थी, एक्सचेंज में आई, फिर हमारे पास आई, हमने फ्लैश किया। अब हमसे पहले लोगों के पास है, यस, यस, थैंक्स यस। टू एआई। हम जो उनको बताते हैं वो हमको 4 चीजें और नहीं बता देते उसी के बारे में। तो आप अपना से मुंह लेकर रह जाते हो, यार मुझे लग रहा है मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसको ही पता है। तो इंफॉर्मेशन एज खत्म, कि आप इंफॉर्मेशन के दम पे कुछ कर लेंगे, वो खत्म हो गया, सबके पास है। और डिसरप्शन जो होता है इंडस्ट्री में, उसको आपको समझना पड़ेगा, और वो इसमें लिखा हुआ है कि ग्रोथ स्टॉक तो वही बनेगा जो डिसरप्शन को जानता है। यस, यस। दूसरा, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ओवर कंसंट्रेशन या ओवर डाइवर्सिफिकेशन दोनों खतरनाक है। यस, बिल्कुल। तो ये भी इस किताब में लिखा हुआ है कि आप टू मच नहीं, कि मैंने 150 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है, गारंटी है कि आप 5% रिटर्न बनाओगे। हाँ, और अगर एवरेज। आपने 2 स्टॉक ले रखे हैं तो लाइकली है कि आप जीरो भी बना सकते हो। हाँ, तो इसलिए जिसको अपने कहते हैं ना ये मध्यम मार्ग, एक्सट्रीम किसी साइड का भी बुरा है, तो अति बीच सर्वत्र वर्जते। अति सर्वत्र वर्जित। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आजकल मुंबई में अति का भला न बरसना हो रहा है, मतलब इतना बरस गया 4 दिन में 25% पानी पूरे सीजन का बरस गया, तो अब परेशान हो गए लोग। मध्यम मार्ग, आंख कान खुले, स्कटल बट इज मोस्ट पावरफुल टूल। और जो आपने 15वां रूल बताया था, अंतिम सत्य वही है, यू बेट ऑन पीपल नॉट यस, बिजनेस। प्रमोटर अच्छा है तो बाकी 14 पॉइंट ठीक, यस। प्रमोटर खराब है तो बाकी 14 पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। और इंटीग्रिटी ये अगर ठीक नहीं है तो 14 पॉइंट खत्म। यस बैंक, डीएचएफएल, तलवलकर, जेपी एसोसिएट्स, और वो जो दिल्ली की गुड़गांव वाली जो थी बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्या नाम था जो संजय चंद्रा वाली, यूनिटेक, यूनिटेक। यूनिटेक, ये सब आंखों के सामने एग्जाम्पल है जी हाँ, बिल्कुल। कि अगर प्रमोटर ने गड़बड़ की, बिजनेस में गड़बड़ है, तो फिर आपका रिटर्न जीरो होना तय है। तो अब आप देख लीजिए इसका सिंपल उदाहरण। तो नो डाउट कि ये किताब सचमुच में अब तक हम लोगों ने जितने रिव्यू, सबसे ज्यादा मजा मुझे इसमें आया, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई हैं जो आप अपनी लाइफ में, और इजी, इसमें कोई ऐसी चीज हमने नहीं बताई कि पूरी बैलेंस शीट पढ़ के छान मारना है कि क्या क्या निकालना है, कुछ नहीं, कॉमन सेंस। इसमें एक नाम और जोड़ दिया जाए, क्या है, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स विद कॉमन सेंस, विच विद इज वेरी। कॉमन सेंस। यस, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल कॉमन सेंस ही सजेशन दिया हुआ है इसमें। और जो हम एंड करते हैं नीरज जी, आप रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बोला। इसमें बोला कि भाई बात करो, पता करो। यू पता हैव करो, टू टॉक टू रेलेवेंट पीपल, बस। कॉमन सेंस विद विच इज वेरी अनकॉमन, ये भी यस, इसमें जोड़ना चाहिए। यस, यस, यस। विच इज फैक्ट, विच इज विच फैक्ट। इज फैक्ट, विच इज फैक्ट। यस। जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम देते हैं लड़के, उनको सबसे टफ लगता है जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज के नाम पे आप ईरान तूफान पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें पूछ लेते हो, कितना पढ़ोगे आप? आपका इतिहास का पर्चा है, सोशियोलॉजी का पर्चा, तो आपने पता है कितना पढ़ना है। जनरल स्टडीज के नाम पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ट्रू, 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 वो ट्रू। सबसे टफ, वो स्पेसिफिक स्टडी वाला पेपर हो जाता है।
नहीं नीरज जी, इसमें भी देखिए जैसे हमारा प्रोफेशन है, तो हम भी जब भी मीटिंग वीटिंग होती है हमारी, जब मैं पीआर एजेंसी में भी होता था, कॉर्पोरेट में हूँ, हमने एक चीज ये देखी हुई है कि भाई पब्लिक रिलेशंस कम्युनिकेशन जो मेरा प्रोफेशन है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट यू हैव इज इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड यूजिंग कॉमन सेंस विद दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए to use that process, that information, and you can be a great communication professional. कॉमन सेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे मार्केट में कॉमन सेंस से पैसा बनता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सारे बड़े लोग कह के गए हैं, चाहे ग्राहम को सुनिए, बुफे को सुनिए, या अपने भारत के लोगों, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो यार। हम लोग क्या कैरिड अवे हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन, कैरिड अवे हो जाते हैं, एग्जैक्टली, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी। अरे अब तो दुनिया खत्म, ईरान वॉर हो गया। यस यस यस। नीरज जी, आप रहेगा या एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे रहेगा? तो उन्होंने बोला कि जब एक्सट्रीम पेसिमिज्म पे होता है, दैट इज द राइट टाइम फॉर यू टू पिक अप समथिंग, एंड जब एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे है, ये अब तो कुछ नहीं हो सकता, दैट इज द टाइम जब आपके पूरे रेड अलर्ट बाहर आ जाने चाहिए और आपको उस समय बिल्कुल मैंने जो भी अपना बना हुआ है वो लेके निकल जाने चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। तो हर्ड मेंटालिटी ऐसे ही चलती है। लेकिन मुझे तो वो बात याद आती है कि आप कुछ भी कर लो, आप गजनी की सोच के हो। गलती करोगे ही करोगे, चाहे जो कर लो आप। जॉन गेनेथ वो गैल्बर्ट साहब, यार भीष्म पितामह, वो तो हमारे इन्वेस्टिंग के वो भीष्म पितामह है। हम है कि हम कितना भी सिखा लें, आप गलती करोगे। कोशिश ये करो कि कम से कम गलती करो। कम गलती करो, गलती, गलती तो यस, करोगे, मिनिमम करोगे। करो ना। सारा एफर्ट है। जैसे गांधी जी ने कहा था अहिंसा, अब लोग इसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। अहिंसा का मतलब जीरो हिंसा नहीं है, हाँ, मिनिमम वायलेंस इज अहिंसा। अहिंसा, हाँ। ये सब थिंकरों का मतलब, लोग ध्यान से सुनते नहीं और आलोचना शुरू हो जाती है उनकी। तो वैसे ही कम से कम गलतियां अगर आप करोगे तो आपको मान लिया जाएगा कि आप ठीक ठाक आदमी हैं। तो सारा प्रयास कम मिस्टेक्स करने का है, तो वो हम लोग करना चाहिए। एनीवे, खैर बहुत ही शानदार किताब। मैं अगेन कहूंगा, ये एडिटोरियल रिकमेंडेशन है मेरी कि इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए खरीद के। मोटी दिख रही होगी लेकिन पढ़ो, मजा आएगा। और इस शो को तो आप 2 बार सुनो, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल बातें इसमें लिखी हुई है, कॉमन सेंस की बातें लिखी हुई है, विच इज वेरी अनकॉमन। लेकिन प्रैक्टिस से अनकॉमन चीज भी कॉमन हो जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे इस शो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच रजा। अगली फिर कोई एक धांसू किताब के साथ हम लोग पेश होंगे टीएनएस लाइब्रेरी में। शो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ बांटिए इसको, जिससे उनको भी पता चले कि कहीं कुछ फ्री में मिल रहा है अच्छा तो ले ले वो। थैंक यू।